मिडिल ईस्ट की जंग ने जहां दुबई के होटल्स को खाली कर दिया है, वहीं तुर्की एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि इस्तांबुल को एक फाइनेंशियल हब बनाया जाए। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि तुर्की क्या प्लान कर रहा है दुबई को काउंटर करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्तांबुल में दुबई को रिप्लेस करने की कैपेसिटी है भी या नहीं, और इस हवाले से तुर्की क्या नए नए इकदामात लेने की कोशिश कर रहा है। तुर्की के साथ एक और मुल्क भी है जो इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहता है और इस पूरे क्राइसिस में वो भी अपना फेयर शेयर ढूंढ रहे हैं और दुबई को रिप्लेस करने की उनकी भी ख्वाहिश है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि तुर्की के अलावा वो दूसरा मुल्क कौन सा है और तुर्की की जो एफर्ट्स हैं क्या वो कामयाब हो सकती हैं और क्या इकदामात लिए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। इस जंग के बाद हमने देखा है जो छोटे गल्फ ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो पर्शियन गल्फ में ईरान के सामने लाया करते हैं। कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई, इन सब को इस वक्त एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना है। इनके होटल्स खाली हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि हमारी रौनकें दोबारा बहाल हों, स्पेशली यूएई जिसको सबसे ज़्यादा ईरानियन अटैक्स का सामना करना पड़ा है। और इसके पीछे ईरान की लॉजिक ये थी कि आप अपने होटल्स में मुसाद और CIA को पनाह देते हो, लिहाजा हम वो कोई जगह नहीं छोड़ेंगे जहां हमारे खिलाफ प्लानिंग हो रही होगी। इवन यूएई के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज के जो डेटा सेंटर्स थे उनको भी ईरान ने टारगेट करके निशाना बनाया, यानी पिन पॉइंट स्ट्राइक्स की और उसकी लॉजिक बताई कि यहां हमारे खिलाफ डेटा प्रोसेस हो रहा था। हमने देखा कि अमेज़न और ओरेकल पर हमले किए गए। ये सिचुएशन हमने सऊदी अरब में नहीं देखी, क्योंकि सऊदी अरब क्या है, सऊदी अरब की एक तो डेप्थ बहुत ज्यादा है, बड़ा मुल्क है और उनके पास डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शंस हैं जो कि इन चार ममालिक के पास नहीं है, यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन, और ये इस वक्त सख्त परेशान है। यूएई की सिस्टम की बात करें तो पिछले 20 सालों में उन्होंने अपने मुल्क को एक टैक्स हेवन के तौर पर पेश किया है और दुनिया भर के बिलियनर्स का पैसा वहां पार्क किया गया। बहुत से एसेट्स उन्होंने खरीदे और इसी वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यूएई की ये जो सारी तरक्की है ये जाली तरक्की है। उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी कर ली लेकिन उसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं है। बहुत सा लीगल और इल्लीगल मनी पार्क है वहां पर और ब्लैक एंड वाइट की तमीज बड़ी मुश्किल है। और उसका शाखसाना हमने देखा कि किस तरह दुबई पूरी दुनिया की अयाशी का अड्डा बन गया। बिलियनर्स वहां पर आते हैं, उनको जो भी पसंद होता है वो उसके साथ फिर ताल्लुकात भी कायम करते हैं। तो पैसे की बेस पर ये एक सिस्टम बना हुआ था जो बुरी तरह से शैटर हो चुका है। और इस आर्टिफिशियलनेस की एक बहुत बड़ी रीजन ये थी कि यूएई की अपनी पॉपुलेशन बहुत कम है, सिर्फ 1 मिलियन के करीब है और बाकी जो 9 मिलियन लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस, अफ्रीकन्स, बांग्लादेशी। इन्होंने इस मुल्क की इकोनॉमी को चलाया हुआ है, लेकिन ऊपर मैनेजर ज्यादा गोरे हैं और ओनर्स शेख हैं। और इसमें टैक्स एग्जेम्पशन यानी टैक्सों में छूट एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से दुनिया में बहुत सी कंपनीज अपने ऑफिसेज खोलती हैं दुबई में। इवन पाकिस्तान की एग्जांपल देख लें, जब भी पाकिस्तान पर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो बहुत सी कंपनीज वहां चली जाती हैं और पैसे वहां मंगवाना शुरू कर देती हैं। और इस चीज़ का रोना अक्सर हम भी रोते हैं कि पाकिस्तान में पैसा नहीं आता डिफिकल्ट बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से। कंपनी तो पाकिस्तान में काम कर रही होती है, पाकिस्तान में लेबर से काम भी करवा रही होती है, लेकिन हेड ऑफिस दुबई में होता है और सारा पैसा भी उन्हीं की मार्केट में फ्लोट करता रहता है। तो अब दुबई को लग गया है एक बहुत बड़ा धचका और इसकी वजह से बहुत से बिलियनर्स भी परेशान हैं, दुबई भी परेशान है। और हमने ये भी देखा है कि यूएई की हुकूमत नहीं चाहती कि बहुत से बिलियनर्स अपना पैसा एक झटके में वहां से निकाल लें, लेकिन ये अमल तो शुरू हो चुका है। जब इकॉनमी नहीं चलेगी तो कौन पैसा रखवाएगा, और इस वक्त मसला यही हुआ है, इनकी इकॉनमी नहीं चल रही, अयाशी के अड्डे बंद हो चुके हैं, बड़े बड़े होटल्स की रौनकें मांद पड़ गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में उल्लू रहना शुरू हो गए हैं। और यहां पर आती है फिर पैसे वाले लोगों की परेशानी और वो अब ढूंढ रहे हैं नेक्स्ट टैक्स हेवंस, नई डेस्टिनेशंस जहां पर अपना पैसा, अपने एसेट्स पार्क किए जाएं, इलीगल हो या लीगल हो। तो इस सिलसिले में तुर्की एफर्ट्स कर रहा है कि इन बिजनेसेस को अपनी तरफ इनवाइट करे, इनको इंसेंटिव्स ऑफर करे और कहे कि हमारा मुल्क हाजिर है, इस्तांबुल हाजिर है। अभी वो दूसरा मुल्क भी हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा है। सीनियर टर्किश ऑफिशियल के मुताबिक अब हम भी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह बिजनेसेस को इंसेंटिव्स दिए जाएं और टैक्स एग्जेम्पशंस ऑफर की जाएं जो पहले कभी भी नहीं की गई। इसकी पाकिस्तान में आप एग्जांपल SIFC की ले सकते हैं
कि पाकिस्तान ने भी एक कोशिश की कि जो भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर या कंपनी आती है तो उनको यहाँ पर हर्डल्स का सामना ना करना पड़े। एक टॉप अथॉरिटी है जिससे वो क्लैरिफिकेशन ले और अपना काम शुरू कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में भी हम यही मसला देखते हैं कि जब किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना होता है या कोई फॉरेन कंपनी आती है तो उसको 6-7 जगह से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। फलाना सर्टिफिकेट दो, ये दो, वो दो, फलाना गवर्नमेंट का बंदा आ जाएगा। तो इसलिए हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम इन सब को बाईपास कर देंगे जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं। अब वो अलग बात है कि अभी तक कितना सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। अभी तो वैसे भी ये नई अथॉरिटी है रिलेटिवली, दुबई तो इस पे कई सालों से काम कर चुका है। तुर्की अब इसमें एंटर होना चाह रहा है और तुर्की इस हवाले से एक जोन ऑलरेडी बना चुका है, इस्तांबुल फाइनेंशियल सेंटर। यहाँ भी बड़े पैमाने पर टैक्स छूट तो है, लेकिन अब तुर्की इसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहता है और तुर्की ने मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए हैं उन कंपनीज के साथ जो दुबई से पैसा निकालना चाहती हैं। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा यूएई के लिए कि अगर वो कंपनीज अबू धाबी या दुबई से इस्तांबुल रिलोकेट करने का सोचती हैं तो। अब ये किस किस्म की कंपनीज हैं जिनके हेड ऑफिसेज अबू धाबी या दुबई में थे या हैं भी? इन कंपनीज में इंटरनेशनल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स हैं, टेक स्टार्टअप्स हैं, एआई कंपनीज हैं, डेटा सेंटर्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं। और तुर्की अब इन कंपनीज से बातचीत करना शुरू हो चुका है और यहाँ पर आती है बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और उर्दगान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, सुनने में आ रहा है वो अब बेहतर हो रहे हैं, जो कि 2009 से खराब थे। उर्दगान ने हमेशा बॉयकॉट किया और कभी विजिट नहीं किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पीछे जो लोग हैं ये तकरीबन वही लोग हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को चलाने वाले हैं। और उर्दगान ने पास्ट में अपनी स्पीचेस में इस गुस्से का इजहार किया हुआ है कि हमारी मार्केट के साथ मैनिपुलेशन की जाती है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। लेकिन ये जंग बहुत सी डायनामिक्स को अब तब्दील कर रही है। उर्दगान ने इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस होस्ट की जिसमें 40 ग्लोबल कंपनीज के सीईओ शामिल थे और इसी चीज पर गौर व फिक्र जारी है कि अपने ऑफिसेज इस्तांबुल में खोले जाएं। और ये 40 पावरफुल ग्लोबल सीईओ के साथ उर्दगान की जो मीटिंग अरेंज करवाई वो किसने करवाई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसको उर्दगान पास्ट में पसंद नहीं करते थे। और इसमें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ भी शामिल हैं इन्हीं एफर्ट्स में। लैरी फिंक के उर्दगान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, क्योंकि वो इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में भी हैं और ब्लैक रॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। और ये भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एक पावरफुल प्लेयर है जिसकी अब उर्दगान से दोस्ती हो रही है। तो ये पावरफुल लोग अब अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उर्दगान में वो कैपेबिलिटी है कि तुर्की को एक हब बना सके और ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन कंपनीज का तुर्की में बढ़ते हुए इंटरेस्ट की एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि इनके इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं और इस वक्त वेस्टर्न अलायंस में जो एक दरार आई हुई है उर्दगान उसका भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि यूरोपियंस और अमेरिकन आपस में एक दूसरे को ताने मार रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करें। तुर्की नेटो का भी पार्ट है, थोड़ा थोड़ा यूरोप का पार्ट है, थोड़ा थोड़ा एशिया का पार्ट है, अमेरिका से भी दोस्ती है, यूरोपीय यूनियन भी वो ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरी तरह से नहीं हुई। तो इसलिए यहाँ पर वो पूरी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और रिप्लेस करने की फुल तैयारी में हैं दुबई को। और इस वक्त मिडिल ईस्ट में भी जो नई इक्वेशंस बन रही हैं उसमें भी तुर्की का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ वो कांस्टेंट राब्ते में है, अमेरिका के साथ राब्ते में है। यहाँ उस कंट्री की अगर बात करें जो कि तुर्की के फुट स्टेप्स पर चल रहा है तो उस कंट्री का नाम है आज़रबाईजान। बाकू भी अपने आप को एक फाइनेंशियल हब बनाना चाहता है और ये बाकू की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। ये हमने देखा था रशिया यूक्रेन जंग के बाद जब रशियन बिलियनर्स को सैंक्शन किया वेस्ट ने और यूरोप ने, तो उन्होंने अपने एसेट्स बाकू में पार्क करने शुरू कर दिए और बाकू ने भी वहां पर बहुत से इंसेंटिव्स इनको ऑफर किए, टैक्स हेवंस, टैक्स एग्जेम्पशन। तुर्की से पहले आज़रबाईजान इस बहती गंगा में हाथ बहा चुका है पहले ही, और इस सिलसिले में उर्दगान शायद थोड़ी बहुत गाइडेंस आज़रबाईजान के सदर से भी ले रहे हैं। तो आज़रबाईजान इस हवाले से बहुत से स्टेप्स ऑलरेडी ले चुका हुआ है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे क्राइसिस में बहुत से बिलियनर्स बाकू भी ऑलरेडी जा चुके हैं, यानी वहां पर अपने एसेट्स को पार कर रहे हैं और इस तरह आप देखते हैं फिर इन मुल्कों की इकॉनमी फ्लरिश करती है। अब इस तरह की टैक्स हेवंस या टैक्स एग्जेम्पशंस और ऐसा अयाशी
का सिस्टम बनाना, खूबसूरती ऊपर ऊपर से जो नज़र आती है बिलियनर्स वाली, जो आपको दुबई या बाकू में ज़्यादा नज़र आती है, ये इन कंट्रीज़ के लिए इसलिए भी ईजी होती है कि इनका साइज़ छोटा होता है और इनकी डेप्थ कम होती है। जिन कंट्रीज़ की डेप्थ ज़्यादा है, जैसा कि तुर्की है, बड़ा कंट्री है, बड़ी पॉपुलेशन है, तो उनको ऐसे इंसेंटिव्स ऑफर करते हुए भी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत से लीगल मसाइल होते हैं, पूरी आपकी सिविल सोसाइटी होती है, ह्यूमन राइट्स के मसले होते हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स के मसाइल होते हैं। तो ये मसले दुबई और बाकू जैसी जगहों को नहीं फेस करने पड़ते ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर छोटा एरिया है, हुकूमतों के लिए चीज़ें मैनेज करना आसान होता है। एक तो अथॉरिटेरियन सिस्टम इन गल्फ ममालिक के पास एक बहुत बड़ा एज है, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज बना लेते हैं। दूसरा, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं AI में, डेटा सेंटर्स में, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन ये लेवरेज तुर्की के पास नहीं है और इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से भी बहुत से इकोनॉमिक चैलेंजेस पैदा होते हैं, जो कि अगेन उन छोटे ममालिक में नहीं होते। उर्दगान की बात करें, तुर्की की बात करें, तो वहाँ पर बहुत सी अपोजिशन है, बहुत सी आवाज़ें हैं, तो वो अपनी आवाज़ उठा सकती हैं कि ये किस किस्म की आप एग्जाम्शन दे रहे हो फॉरेन कंपनीज को जिन्होंने पास्ट में मैनिपुलेशन की कोशिश की हुई है। तो ये डर होता है बड़े कंट्रीज को, जहाँ पर डेप्थ ज़्यादा है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है पॉपुलेशन की वजह से। और इस वक्त ये जो ग्लोबल CEOs हैं इन फिनटेक कंपनीज के, ये यही चाहते हैं कि तुर्की की जो बड़ी मार्केट है तकरीबन 9 करोड़ की, इसको एक्सप्लॉइट किया जाए और यहाँ पर लोगों की जो हैबिट्स हैं उनको चेंज किया जाए। हैबिट्स से मुराद, हैबिट्स अब कौन सी वाली कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस में आएँ, फाइनेंशियल सर्विसेज लें और इसमें बैंकिंग सिस्टम की इंटीग्रेशन के साथ लोन्स ऑफर किए जाएं। इसमें इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, पेंशन कवरेज है, वेल्थ मैनेजमेंट है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं मार्केट में। और ये सारा सिस्टम अगर अच्छे तरीके से चलता है तो मल्टी बिलियनर कंपनीज को यहाँ पर फ़ायदा होता है, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, लोगों की जेब से पैसा निकालेंगे वो। तुर्की को एक ये भी ऑप्शन दी जा रही है कि आपके पास तो एक बड़ा ज़बरदस्त इलाका है नॉर्दर्न साइप्रस का, आप वहाँ पर टैक्स हेवंस खोल सकते हैं। वहाँ पर इतनी रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस तरह ये हम साउथ अमेरिका में जजीरे देखते हैं, टैक्स हेवंस, पनामा, कोस्टा रिका, केमैन आइलैंड्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ये सारी वो टैक्स हेवंस हैं। और इन टैक्स हेवंस का एक ये भी मसला होता है कि इसमें एक मोरालिटी का एंगल भी होता है कि जो पैसा पार्क किया जा रहा है वो लीगल है या इलीगल है। इसलिए भी तुर्की जैसे मुल्क डरते हैं इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेते हुए कि इससे एक बहुत बड़े बैकलैश का भी खतरा होता है कि आप अपने मुल्क में इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हो। ये जो पनामा लीक्स आती हैं, पंडोरा लीक्स आती हैं, दुबई लीक्स आती हैं, इसमें हमें यही पता चलता है ना कि हमारे मुल्क के जो बिलियनर्स हैं या दूसरे मुल्कों के बड़े बड़े जो लोग हैं जिसमें हुक्मरान अशराफिया होती है, बिजनेसमैन होते हैं, इनके असासे पड़े होते हैं उन मुल्कों में और उन्होंने क्यों रखे होते हैं कि वहाँ पर टैक्स कम होता है या ना होने के बराबर होता है और पीछे जो मनी ट्रेल होती है वो भी क्वेश्चनेबल होती है। लेकिन असल डेप्थ और सब्सटेंस कहाँ पर होता है? जहाँ आबादी ज़्यादा होती है, जहाँ पर कंज्यूमर ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है। तो तुर्की को एक एज ज़रूर है इन मिडल ईस्टर्न ममालिक के मुकाबले में कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग तगड़ी है, इनकी इंडस्ट्रियल बेस तगड़ी है और आबादी भी फिर ज़्यादा है, बड़ा मुल्क है। तो यहाँ पर तुर्की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तुर्की यहाँ अपनी इकोनॉमी पर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहा है और इसलिए अपने आसपास के रीजन में हालात को बेहतर करने की भी कोशिश कर रहा है और इसकी एक एग्जांपल है सीरिया, जहां पर तुर्की स्टेबिलिटी चाहता है। लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तुर्की के लिए अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से इन्वेस्टर्स को तुर्की एक रीज़न की वजह से पसंद भी नहीं है, वही सिविल सोसाइटी की। जब हम बात करते हैं तो पीछे पूरा लीगल फ्रेमवर्क खड़ा होता है। इनको टर्किश कोर्ट से बड़ा डर लगता है कि वो कोई डिसीजन ना दे दें, वो बीच में ना आ जाएं, कि अगर किसी कंपनी को फेवरेबल ट्रीटमेंट मिल रहा होगा तो वहां पर अदालतें आ सकती हैं। और बड़े मुल्कों के ये मसले होते हैं, मसले कह लें या फिर ब्लेसिंग कह लें, लेकिन ये चीज़ होती है, सवाल उठते हैं और वही सवाल ये दुबई और बाकू जैसे ममालिक में कम उठते हैं क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। और उर्दगान की बात करें, उन्होंने भी कंट्रोल बड़ा एंजॉय किया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही। अब उनकी अपोजिशन हर वक्त चढ़ी रहती है, उन पर बहुत सा दबाव भी रहता है और बड़ा अरसा हो गया उनको हुकूमत करते हुए तुर्की पर। फिर तुर्की का एक और बहुत बड़ा चैलेंज उनकी इन्फ्लेशन भी है
पिछले कुछ सालों में तुर्की भी उन ममालिक में था जहां इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हाई थी। टर्किश लीरा यानी जो उनकी करेंसी है उसकी डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह की वोलेटाइल सिचुएशन भी इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं, जो तुर्की की इकॉनमी में हम अक्सर देखते हैं। और इसी वजह से पिछले 7-8 सालों से टर्किश इकॉनमी भी एक कांस्टेंट क्राइसिस का सामना कर रही है। यहाँ पर लोग एग्जाम्पल देते हैं कि दुबई का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है वो दुबई के जनरल लीगल फ्रेमवर्क से दूर है, यानी उसके अपने फ्रेमवर्क्स हैं। वहां पर कोई कोर्ट आकर मुदाखलत नहीं कर सकती, यानी अगर कोई मसला हुआ है तो उसी फाइनेंशियल सेंटर में हल किया जाएगा, उनकी अपनी कोई ट्राइब्यूनल्स होंगी। और तुर्की में इस तरह के सिस्टम्स बनाना बहुत मुश्किल होगा, और जब तक ये सिस्टम्स नहीं बनेंगे ये ग्लोबल कंपनीज भी खुलकर तुर्की में नहीं आएंगी। और इस तरह के ममालिक को इन बड़ी फाइनेंशियल कंपनी से डर भी लगा रहता है कि ये मार्केट में मैनिपुलेशन करके अपने हक में चीज़ें ना करें, और इससे इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है। और इसलिए हम अक्सर ये चपकलिश देखते हैं फाइनेंशियल कंपनीज और हुकूमतों के दरमियान। वो ज़्यादा मार्केट एक्सेस चाहती हैं जबकि हुकूमतें रेगुलेशन चाहती हैं। और चाइना का भी मसला यही है। चाइना ने अभी आप देखें, ये जो इतने ज़्यादा बिलियनर्स लेके गए थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यही कहा कि हमें मार्केट एक्सेस दी जाए। चाइना क्यों देगा इनको मार्केट एक्सेस कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकें? तो चाइना भी कहता है कि मार्केट एक्सेस होगी लेकिन लिमिटेड स्केल पर होगी और हमारी टर्म्स पर होगी, यानी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, सर्विसेज दे सकते हो, लेकिन फाइनेंशियली वो इतनी पेनिट्रेशन अलाउ नहीं करते जिससे उनकी अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स हिल जाएं। और इस तरह की एक बहस पाकिस्तान में भी हुई थी आज से कुछ साल पहले, जब बात हो रही थी स्टेट बैंक की एटोनमी की, कि स्टेट बैंक हुकूमत से आज़ाद होकर पॉलिसी बनाएगा मार्केट को देखकर, जबकि बहुत से लोगों ने कहा था कि यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेशन की ज़रूरत है। इस वक्त हम क्लियरली देख रहे हैं कि गल्फ की स्टेबिलिटी का इमेज बुरी तरह से शैटर हो चुका है, और अब वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि इंसेंटिवाइज किया जाए वेस्टर्न कंपनीज को। और इस सिलसिले में मजीद एग्जेम्पशंस दी जा रही हैं यूएई की जानिब से यूके की कंपनीज को, यूएस कंपनीज को। इस वक्त यूएई की यही ख्वाहिश है कि हमारे होटल्स दोबारा आबाद हों। इसमें आज़रबाईजान और तुर्की एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। पाकिस्तान को भी इस अपॉर्चुनिटी को मटेरियलाइज करना चाहिए। ये हमने देखा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश की वजह से पाकिस्तानी पोर्ट्स पर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन पाकिस्तान के पास सैडली वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने वो सिस्टम्स ही डेवलप नहीं किए। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है और पूरा जो निज़ाम है वो अफसोस के साथ एंटी बिजनेस बन चुका है। हुक्मरान अशराफिया के पास तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और वो बहुत सा अनफेयर एडवांटेज भी ले जाते हैं, लेकिन आम आवाम के बिजनेस को हिट किया जाता है, उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। सपोर्ट की क्या बात है, मतलब पर्चे कराए जाते हैं। तो जहाँ ऐसा सिस्टम होगा वहाँ बिजनेस क्या फ्लरिश करेगा? जहाँ एक आम बंदे को बिजनेस करने पर मुकदमात का सामना करना पड़े, वहाँ पर बिजनेस क्या चल सकता है? आप खुद अंदाजा लगाएं। तो ये तो वो मुल्क इस सारी सिचुएशन को कैपिटलाइज करने का सोच रहे हैं जहाँ पर कुछ सिस्टम्स मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इमेज है। अब यहाँ हमने देखा कि यूएई का इमेज खराब हुआ तो फौरन तुर्की इसको कैपिटलाइज करने जा रहा है। आप देखें इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब मुल्क तरक्की कर चुके हैं। ये भी हमारे इस्लामी भाई थे, इन सब ने अपने हालात को बेहतर कर लिया है, अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड किया है अपने लोगों को। और जब तक आपका लोकल बिजनेसमैन खुश नहीं होगा, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर भी सबसे पहले यही देखता है कि इस मुल्क के अपने लोगों की क्या हालत है। अगर उन्हीं की कंडीशन इतनी मखदूश होगी तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर क्या यहाँ पर फायदा उठा सकता है? एक फ्लरिशिंग इकोनॉमी आपको डिविडेंड्स देती है, ना कि ऐसी जगह जहाँ लोगों के लिए बिजनेस करना अजाब हो। तो पाकिस्तानी हुकूमत को ये समझना होगा कि अपने लोगों को भी थोड़ा सुकून प्रोवाइड करना है, उनको भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देनी है, और कम से कम उनकी राह में रोड़े नहीं अटकाने। ये तो बहुत दूर की बात है कि अभी हम नेक्स्ट लेवल पर इनका मुकाबला करें, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारे इकोनॉमिक जोन्स हों, हमारी पोर्ट्स डेवलप हों, हमारे यहाँ ऐसे जोन्स हों जहाँ पर ये कंपनीज अपने हेड ऑफिस मूव करने का सोचें। अफसोस की बात है कि अभी हमें पाकिस्तान में वो सिचुएशन नज़र नहीं आती, और इसलिए हम इसी बात को रोते हैं कि पाकिस्तान में एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, तब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। और आप देख लें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ग्राफ नीचे ही गया है पिछले कुछ सालों में, कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहा। इसकी रीज़न गवर्नमेंट की एंटी बिजनेस पॉलिसीज़ हैं।
और इतना ज़्यादा टैक्स रेट के इंसान कानों को हाथ लगाता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि अफसोस के साथ बहुत सा बिजनेस पाकिस्तान से मुंतकिल हो चुका है। हमारे बिजनेसेस वहाँ मुंतकिल हुए जहाँ से अब वो मज़ीद आगे तुर्की और बाकू जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी हमारे बहुत से बिजनेसेस दुबई शिफ्ट हो गए और अब वो भी बंद हो रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में क्या तुर्की अबू धाबी और दुबई को रिप्लेस कर सकता है एज अ फाइनेंशियल हब, एक ऐसा सेंटर जहां ग्लोबल कंपनीज अपने ऑफिसेज खोलें और ऑपरेशंस को एक्सपैंड करें। और ऑलरेडी तुर्की में कोई कमी नहीं है बिजनेसेस की और ग्लोबल कंपनीज की, लेकिन डेफिनेटली इससे तुर्की को एक और बहुत बड़ा बूस्टर मिल सकता है। या आपके ख्याल में ये गल्फ ममालिक और यूएई कम बैक करेंगे? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।